जो इंसान रोता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है जी। जो इंसान नहीं रोता वो स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि साइकोलॉजिकली रोना हमें रिपेयर करता है। लेट्स से किसी की बाजू टूट गई, उससे जो पेन होगा ना और जो ब्रेन उसको रिस्पॉन्स देगा वो बिल्कुल सेम होता है जब दिल टूटता है। सबसे अच्छी बात यह है कि साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि जैसी आपकी माँ के साथ अटैचमेंट होती है ना, वैसे ही आप लेटर ऑन रिश्तों में अटैच होते हैं। सबसे अच्छा जो टीचर होता है लाइफ में वो होता है जो आपके साथ बुरा करके जाता है। जब मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं और बोलते हैं मैम हमारा ब्रेकअप हो गया, मैं कहती हूँ इस टाइम को एंजॉय करो। सुनने में थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, बट ब्रेकअप एंजॉय करने का मतलब है जितना दिल करता है रोने का रो, सैड सॉन्ग सुनो, सैड मूवीज देखो, ठीक है, अपने दोस्तों को फोन करके जितना बोलना है बोलो, अपनी भड़ास निकालो, बट इस प्रोसेस को, जो सारी इमोशंस हैं उसको प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिवोर्स लेना तो बहुत दूर की बात है, डिवोर्स बोलना ही एक बहुत बुरी चीज मानी जाती थी कि तुमने बोल भी कैसे दिया। इंसान ऐसे रिश्ते में है, चाहे वो माँ बाप से है, चाहे भाई बहन से है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, कोई भी रिश्ता है जिसमें डिवोर्स की कोई संभावना नहीं है, छोड़ने की कोई संभावना नहीं है, तो ज़रूरी है वो एक ऐसा इंसान ढूंढे जिससे कि वो बात कर सके, अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सके। जी। मैं तो कहती हूँ रोना चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जिंदगी के लिए रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन कई बार यही रिश्ते हमारे दुखों का कारण बन जाते हैं। कई रिश्तों में इंसान को धोखा मिलता है, तो कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं शारीरिक या मानसिक तौर पर हमें प्रताड़ित करते हैं, दुखी करते हैं। तो अगर ऐसे रिश्ते बन चुके हैं, तो उन रिश्तों में हम बंधे हुए हैं और भावनात्मक तौर पर जुड़े हुए हैं, तो कैसे मूव ऑन कर सकते हैं, बस इसी बारे में आज हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं चैनल आरडी हिंदी। मैं हूँ रीना और मेरे साथ है साइकोलॉजिस्ट राजप्रीत कौर। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, और आरडी हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। जी मैम, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि प्यार, जिसे हम कहते हैं लव, अटैचमेंट यानी कि लगाव, और आकर्षण यानी कि अट्रैक्शन, इन तीनों चीज़ों में फ़र्क क्या होता है? मैम देखो, इन तीनों चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें अटैचमेंट की, तो अटैचमेंट एक जो है एक हमारी बेसिक ह्यूमन नीड है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमें खाना खाना है, पानी पीना है, सोना है, तो वैसे ही जो हमारी अटैचमेंट है वो भी बड़ी एक बेसिक नीड होती है जो हमारे सर्वाइवल में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें छोटे बच्चे की, है ना, जो शिशु होते हैं जी, तो अब शिशु अपने आप तो अपना खाना नहीं बना सकते, अपना ख्याल नहीं रख सकते, तो उनके लिए हमें केयर टेकर चाहिए होता है, जो कि आमतौर पर माँ होती है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा माँ के साथ अटैच हो सके। जी, ठीक है। तो अटैचमेंट जो है वो फर्स्ट 6 मंथ्स में हमारी बन जाती है, ठीक है। तो वो तो हमारी अटैचमेंट है कि एक हमारा लगाव है जो हमारी बेसिक ह्यूमन नीड है। तो अट्रैक्शन है, आकर्षण है। अब हमें आकर्षण होता है जैसे कि हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है जी, आप किसी मॉल में जाएं और आप देखा कि बहुत सुंदर लहंगा है और आपका ध्यान उसकी तरफ बार बार जा ही जा रहा है, ठीक है, वो एक आकर्षण होता है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हम रिलेशनशिप्स की बात करें, हमें जब कोई बहुत सुंदर लगता है, उसकी फिजिकल ब्यूटी हमें अच्छी लगती है, तो हमारा ध्यान उस इंसान की तरफ बार बार जाता है जी, वो आकर्षण होता है। आकर्षण में हमेशा ही एक फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल इंटीमेसी, कि हम चाहते हैं कि बात आगे बढ़े। लव को भी ना हम साइकोलॉजी में 2 तरीके का लव कहते हैं। अच्छा, ठीक है। एक होता है पैशनेट, एक होता है कंपैशनेट। पैशनेट लव में जो अट्रैक्शन का कंपोनेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। पैशनेट लव होता है एक, जैसे ड्रग होता है ना कोई, कि जो इंसान ड्रग कंज्यूम करता है और जब उसको ड्रग नहीं मिलता फिर उसको ऐसे बेचैनी लगती है। तो जब हम पैशनेट लव में होते हैं ना, तो हमें ये होता है, शुरुआत में जब किसी के साथ हम रिलेशनशिप में जाते हैं तब पैशनेट लव होता है, तो हमें ये होता है कि हाय उसका फ़ोन नहीं आया, बार बार हम फ़ोन देखते हैं, मैसेज नहीं आया, उसको मिलना है, फिर हम सारा दिन सोचते रहते हैं कि आज उसको मिलने जाना है। तो वो फिजिकल अट्रैक्शन का कॉम्पोनेंट उसमें बहुत स्ट्रांग होता है, वो पैशन होता है। एक होता है कंपैशनेट। कंपैशनेट होता है जो हम
अपने माँ बाप से भी करते हैं, अपने बहन भाइयों से भी करते हैं, अपने दोस्तों से भी करते हैं। उसमें वो जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो कंपोनेंट मिसिंग होता है जी। ठीक है, वो कंपोनेंट नहीं होता। उसमें ये होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे को समझो। ठीक है, वो कंपैशनेट लव होता है। तो ये मेजर फर्क है। 3 अटैचमेंट बड़ी बेसिक हमारी जरूरत होती है, जो कि जैसे मैंने बोला कि पहले 6 महीनों में ये डिसाइड हो जाता है कि आप अपनी माँ के साथ कैसे अटैच हुए हैं जी। ठीक है। फिर और सबसे अच्छी बात ये है कि साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि जैसी आपकी माँ के साथ अटैचमेंट होती है ना, वैसे ही आप लेटर ऑन रिश्तों में अटैच होते हैं। अच्छा। हम इसकी हम इंटरव्यू को आगे बढ़ाएंगे, इस पे डिटेल पे बात करेंगे, पर वो अटैचमेंट है लव। जैसे मैंने बोला, पैशनेट भी हो सकता है, कंपैशनेट भी, और अट्रैक्शन तो फिजिकल अट्रैक्शन होती है। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, उसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी। कुछ सीरियल्स भी हमने देखे हैं और असल ज़िंदगी में ऐसे लोग भी हमने देखे हैं कि वो दावा करते हैं कि मैं अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसके बिना रह नहीं सकता, ये मुझे हमेशा चाहिए अपने आसपास। लेकिन बंदिशें भी बहुत होती हैं, शक भी बहुत होता है, फिजिकल वायलेंस भी होती है। अगर फ़ोन नहीं उठाया तो एक बहुत बड़ा बवाल मचता है और उसको समझा नहीं जाता। लेकिन वो दावा ये करते हैं कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती हूँ, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही रखना चाहता हूँ। ये इसको आप क्या कहेंगे? मैम देखो, जिस तरीके के प्यार की आप बात कर रहे हो, ये प्यार तो है ही, ठीक है। जैसे हमने बोला पैशनेट है, कंपैशनेट है, वो तो है ही। उसके साथ एक जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट है वो ऑब्सेशन का। 24 घंटे आपके दिमाग में उस इंसान का ख्याल चलता ही रहता है। अब नॉर्मली आप और मैं, सपोज, ठीक है, आपने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, आप कह दोगे कि कोई बात नहीं, बिजी है, इट्स ओके। बट जब हम किसी इंसान को लेके ऑब्सेस्ड होते हैं, फोन क्यों नहीं उठाया, क्या हो सकता है, पता नहीं किसी और के साथ ना हो, कुछ हो ना गया हो, वो ख्याल बार बार इंसान को तंग करता है। वो ट्रेन ऑफ थॉट उस इंसान का कंट्रोल नहीं होता। तो वो जो ऑब्सेशन है, वो एक ऐसी चीज़ है जो ऐसे जैसे रिश्ते की जैसे आप बात कर रहे हैं कि प्यार करते हैं, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं अपने पार्टनर को लेके, तो वो थोड़ा टॉक्सिक बन जाता है रिश्ता। जी। अब मैं बात करूंगी ब्रेकअप्स की। आज के समय में जो टीनेजर्स हैं या यूथ है, वो बहुत जल्दी रिलेशंस में पड़ता है और जल्दी रिलेशन टूट भी जाते हैं। और अगर हम देखें तो सुसाइड की जो रेशो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है यूथ में, सिर्फ इसलिए कि उनके ब्रेकअप्स हो जाते हैं और उसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। अगर ब्रेकअप हो गया है तो मूव ऑन कैसे करें? मैम देखो, ब्रेकअप भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ब्रेकअप ये नहीं होता कि आज हमारा ब्रेकअप हो गया और मैं कल से जी मूव ऑन कर गया। और मूव ऑन करने का मतलब ये भी नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया तो आप मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है। और मूव ऑन का मतलब भूलना भी नहीं होता, ठीक है। तो लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि ब्रेकअप एक प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है। जैसे कि अगर मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ तो मैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ही बात करूँगी। एक बड़ी खूबसूरत थ्योरी है बॉल बाय अटैचमेंट थ्योरी, जिसमें वो बात करते हैं कि हम ना जब किसी के साथ अटैच्ड होते हैं तो एक हायरार्की समझते हैं मैम आप। जैसे ऑफिस में हायरार्की होती है, डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, फिर मैनेजर आ गया। वैसे हमारे दिमाग में ना हमने अपनी अटैचमेंट की हायरार्की बनाई होती है, ठीक है। उसमें सबसे ऊपर वो इंसान होता है कि जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जैसे बचपन में हमारे लिए माँ होती है, बिल्कुल, या पापा होते हैं, ठीक है। फिर जैसे टीन एज में आते हैं, फिर हम माँ बाप से थोड़े दूर हो जाते हैं, हमारे दोस्त हो जाते हैं। फिर जैसे हमने बात की कि रिलेशनशिप में बच्चे बहुत जल्दी जा रहे हैं, है ना। फिर वो रिलेशनशिप जिस भी इंसान के साथ होता है वो उनका लव्ड वन सबसे ऊपर होता है। तो जब एकदम से आप खुद सोचो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर गायब हो गया जी, कल से फिर कौन ऑर्डर देगा, कल से क्या होगा। वैसे ही एक इंसान की जिंदगी में जब जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, जिसको वो सबसे ऊपर रखता है, जब वो एकदम से वो इंसान उसकी जिंदगी से चला जाता है तो उसका तो सारी काया ही पलट गई ना। बिल्कुल। तो उस प्रोसेस को टाइम लगता है, धीरे धीरे।
पहले क्या होता है, पहले हम प्रोटेस्ट करेंगे, नहीं ऐसे कैसे मुझे छोड़ के चला गया वो इंसान, है ना। फिर हम ऑब्सेसिवली उस बंदे को कॉल करते हैं, स्टॉक करते हैं ऑनलाइन, आजकल तो पता ही है सोशल मीडिया अकाउंट पे, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसको स्टॉक करें, देखें, डिनायल में जाते हैं। फिर डिस्पेयर आता है, हमें लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई, हम वर्थलेस फील करते हैं। डिप्रेशन, सुसाइड जिसकी आप बात कर रहे हो, वो इस स्टेज पे होता है जो सेकंड स्टेज है ब्रेकअप की, ठीक है। डिस्पेयर, जिसमें हमें लगता है अब तो जिंदगी खत्म होगी, अब मैं क्या करूं, अब कुछ भी नहीं रहा, है ना, अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए। बिल्कुल। तो वो एक्सट्रीम केसेस में डिप्रेशन, सुसाइड भी हो सकता है। तीसरी स्टेज पे आके कहीं डिटैचमेंट होती है। तो ये जो है ज़रूरी है कि सोसाइटी भी समझे कि ये प्रोसेस है, और लोग ना इस चीज़ को समझते नहीं है। लोग कहते हैं छोड़ ना, क्या है, कोई और मिल जाएगी। लोगों की जो सोच है वो वो नहीं अंडरस्टैंड करते इस प्रोसेस को। तो मूव ऑन अगर करना है तो सबसे पहले तो आपको एक्नॉलेज करनी पड़ेंगी अपनी फीलिंग्स को। तो वो जो एक्नॉलेजमेंट है फीलिंग्स की, वो बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें सोसाइटी से भी नहीं मिलती। जैसे हम बात कर रहे थे कि क्या है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल छोड़ दे, है ना। पर वो छोड़ना इतना आसान नहीं होता, और हमारा पहला रिस्पॉन्स होता है कि हम सिचुएशन से एस्केप कर जाएं। जब दिल टूटता है तो दिल करता है मैं किसी से बात ना करूं, मैं यहाँ से भाग जाऊं, मैं पहाड़ों पे चले जाऊं, है ना। लोग बहुत सारे एस्केप मैकेनिज्म यूज करते हैं। कोई शराब पीने लग जाता है, कोई गलत कामों में पड़ जाता है, ड्रग्स करने लग जाता है, कोई घर से भाग जाता है। ये सारे एस्केप मैकेनिज्म होते हैं। तो सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी बात है वो ये है कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए। मैं तो हमेशा, जब मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं और बोलते हैं मैम हमारा ब्रेकअप हो गया, मैं कहती हूँ इस टाइम को एंजॉय करो। सुनने में थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, बट ब्रेकअप एंजॉय करने का मतलब है जितना दिल करता है रोने का रो, सैड सॉन्ग सुनो, सैड मूवीज देखो, ठीक है। अपने दोस्तों को फोन करके जितना बोलना है बोलो, अपनी भड़ास निकालो, बट इस प्रोसेस को, जो सारी इमोशंस हैं उसको प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। लोग तभी तो कहते हैं कि दिल टूटने के बाद लोग शायर बन जाते हैं, ठीक है, कविताएं लिख देते हैं, गाने लिख देते हैं। वो जो कविताएं गाने हैं वो क्या है, वो जो इमोशंस वही तो प्रोसेस कर रहे हैं। कई गाने होते हैं जो दिल को छू जाते हैं हमारे, है ना, कि दिल टूटा है, आज ये गाना सुनने का मन कर रहा है, क्योंकि वो इंसान ने जिसने गाना लिखा है उसने भी अपनी इमोशंस प्रोसेस किए जी। तो ये बहुत जरूरी स्टेप है एक इमोशंस प्रोसेस करने का। उसके बाद आप सोशल सपोर्ट, एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपने आसपास, हम जब किसी रिलेशनशिप में होते हैं हम इतना ज़्यादा उस रिलेशनशिप में डूबे हुए होते हैं कि हम सब भूल जाते हैं। अपने दोस्तों को टाइम नहीं देते, फैमिली को टाइम नहीं देते। तो ये टाइम है सोसाइटी का भी, कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी हमारा ख्याल रखे, जैसे हमारे माँ बाप हैं, हमारे दोस्त हैं, कि पता है कि अब दर्द में है इंसान। और अगर आप आपको मैम बात बताती हूँ कि अगर आप साइंटिफिकली देखें ना, तो जैसे लेट्स से किसी की बाजू टूट गई, उससे जो पेन होगा ना और जो ब्रेन उसको रिस्पॉन्स देगा वो बिल्कुल सेम होता है जब दिल टूटता है। हमें दिखता नहीं है दिल टूटा हुआ, बट फिजिकल और इमोशनल पेन बहुत सेम होता है। अब किसी की बाजू टूट जाए, कितना ध्यान रखते हैं घर पे, बिल्कुल, अरे ये काम मत करो, तुम रेस्ट करो, दवाइयाँ खाओ, सब फोन करके पूछते हैं। और जब दिल टूटता है तो क्या कहते हैं लोग, दिल ही तो टूटा है, क्या बड़ी बात है ना। पर वो समझते नहीं पेन तो सेम ही है, सेम है, और इसके लिए तो कोई दवाई भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो सोशल सपोर्ट है, वो भी एक बहुत ज़रूरी है कि आपको सोशल सपोर्ट है, और आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, हॉबीज में अपने आप को व्यस्त कर ले। तो ऐसे धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला कि वो 3 स्टेप प्रोसेस है, धीरे 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 आप उस इंसान से डिटैच हो जाते हैं। तो वही जो हायरार्की की बात आती है कि अब वो हायरार्की से वो इंसान एकदम से चला गया, अब उसको रिप्लेस करने में टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। बिल्कुल। मैम, मैं डिवोर्स की बात करती हूँ, क्योंकि डिवोर्स जो है ना वो लेने में बहुत सारी सामाजिक उलझनों का सामना करना पड़ता है। तो डिवोर्स का फैसला कब लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए, किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, या कब ये रिश्ता ऐसा बन गया कि हमें लगता है कि बस यहाँ पर फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, अब मैंने डिवोर्स लेना ही लेना है। मैम देखिए, डिवोर्स जैसे आप बात कर रहे हैं कि
पहले तो ये शब्द ही एक टैबू होता था हमारी सोसाइटी में जी। है ना। डिवोर्स लेना तो बहुत दूर की बात है, डिवोर्स बोलना ही एक बहुत बुरी चीज मानी जाती थी कि तुमने बोल भी कैसे दिया। पर आजकल देखो तो डिवोर्स रेट्स काफी बढ़ गए हैं, ठीक है। अब सोसाइटी थोड़ी चेंज हो रही है, बट फिर भी इसमें वो जो कल्चरल एस्पेक्ट है, फैमिली का एस्पेक्ट है, और हमेशा लड़की पे प्रेशर डाला ही जाता है कि घर संभालने की जिम्मेवारी तेरी है और तूने ही घर संभालना है और तू नहीं छोड़ सकती, है ना। किसी न किसी तरह से ये समझा बुझा के एक लड़की को वापस भेज दिया जाता है। तो जो आपका सवाल है कि डिवोर्स लेने का जो फैसला है वो आप कब करें, देखो ये बड़ा ही सब्जेक्टिव सा सवाल है। अच्छा, ऐसे मैं कुछ बता नहीं सकती कि अब टाइम आ गया डिवोर्स लेने का। वो कई आप कैसे फील कर रहे हो उस रिश्ते में, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और कईयों को तो मैं किसी मेरे जानकार में एक मेरी नोन थे, उन्होंने डिवोर्स ले लिया शादी के 3 महीने बाद। अच्छा, कारण क्या था कि वो घर पे बैठ के रील्स देख रही थी और पति आया गुस्से में, उसने उसको बोला खाना दे दे और उसने ध्यान नहीं दिया। पति ने गुस्से में उसका फ़ोन पकड़ के दीवार पे मार दिया और टूट गया। अच्छा, तो वो कहती कि आज तूने मेरा फ़ोन तोड़ा है, कल को तू मेरे पे हाथ उठाएगा, तो मैं इस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहती, और उसने डिवोर्स ले लिया, ठीक है। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानती हूँ कि जिनको 12-13 साल हो गए हैं रिश्ते में, जो मार भी खाते हैं, ठीक है, जिनके बच्चे भी हो चुके हैं और वो रिश्ते को छोड़ना भी चाहते हैं। पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं है, बस एक छत के नीचे रह रहे हैं, पर डिवोर्स नहीं देना हमने। तो डिवोर्स कब करें, ये बहुत एक सब्जेक्टिव सवाल है और हर एक इंसान के लिए इसका जवाब बहुत अलग होगा जी, क्योंकि एक तो बुरा है, एक बहुत ही बुरा है, ठीक है। वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे वो बुरा चाहिए कि मुझे बहुत बुरा चाहिए। कि कईयों के लिए, जैसे जो रिश्ते में लोग रहते हैं इतने सालों तक, है ना, उनको लगता है कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया, लेट्स से फाइनेंशियली हस्बैंड पे डिपेंड हैं, या कई बार हस्बैंड भी वाइफ पे डिपेंडेंट होते हैं, बहुत सारी बच्चे हो गए होते हैं, फिर सोचते हैं कि छोड़ेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो शायद मैं इसी पेन को बर्दाश्त कर लेता हूँ। तो वो जो है ना डेविल एंड द सी, वो आपको डिसाइड करना पड़ता है जी। यानी कि हर एक इंसान की जो स्थितियां होती हैं, बिल्कुल, और साथ में जो उसकी मानसिक स्थिति होती है, उसको देखकर ही कोई फैसला ले सकता है। बिल्कुल जी मैम, यहाँ पर तो हमने बात की ब्रेकअप की और डिवोर्स की, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें ना ब्रेकअप हो सकता है ना डिवोर्स लिया जा सकता है, चाहे वो घर में हो। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिसमें बच्चे अपने बुजुर्गों पर हाथ उठाते हैं। बिल्कुल मैम। बहुत सारी जगह पर ऐसे देखा गया है कि माँ बाप इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि बच्चों के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिनमें बहुत दुख है, फिजिकल अब्यूज भी है, लेकिन उसके साथ साथ मेंटली अब्यूज भी किया जाता है। ऐसे रिश्तों में कैसे रहें हम, क्योंकि ब्रेकअप की फैसिलिटी नहीं है, डिवोर्स की फैसिलिटी भी नहीं है, क्या किया जाए? देखो मैम, ऐसे रिश्तों में इट्स कॉल्ड बीइंग स्टक, है ना, कि आप फंस गए हो। वो नहीं कहते आसमान से गिरा खजूर पे लटका, नीचे जाऊंगा तो भी मुसीबत है, लटके हुए तो भी मुसीबत है। तो ऐसे रिश्तों में जब हम ऐसे स्टक फील करते हैं ना, उन रिश्तों से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जी। क्योंकि अगर लेट्स से माँ बाप टॉक्सिक हैं, माँ बाप को छोड़ देंगे क्या हम? नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ भी दिया, फिर समाज कहता है अरे कैसा बच्चा है, इतनी साल माँ बाप ने इसको बड़ा किया और अब जब टाइम आया माँ बाप को संभालने का, माँ बाप को घर से निकाल दिया। भाई बहनों, ऐसे रिश्ते हमसे नहीं छोड़े जाते। तो ज़रूरी है कि इन रिश्तों में रहकर हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम अपनी मेंटल हेल्थ को बचा के रख सकें। तो सबसे पहला तो मैं यही बोलूँगी कि मैं जैसे पहले भी बोल रही थी कि इमोशंस को प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब वो इमोशंस आप कैसे प्रोसेस कर सकते हो? किसी से बात करके भी। तो अगर
हम जानते हैं कि कोई इंसान ऐसे रिश्ते में है, चाहे वो माँ बाप से है, चाहे भाई बहन से है, चाहे हस्बैंड वाइफ है, कोई भी रिश्ता है जिसमें डिवोर्स की कोई संभावना नहीं है, छोड़ने की कोई संभावना नहीं है, तो ज़रूरी है वो एक ऐसा इंसान ढूंढे जिससे कि वो बात कर सके, अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सके। जी। मैं तो कहती हूँ रोना चाहिए। रोना, कोई भी इंसान जब रोता है वो कमज़ोर नहीं होता। जो इंसान रोता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जी। जो इंसान नहीं रोता वो स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि साइकोलॉजिकली रोना हमें रिपेयर करता है। अगर आप ऐसे रिश्ते में हो तो रो, प्रोसेस करो अपने इमोशन सबसे पहले। दूसरा मैं ये बोलूँगी कि बाउंड्रीज क्रिएट करना शुरू कर दो। ईजियर सेड देन डन। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। पर बाउंड्रीज कुछ अल्टीमेटम नहीं होते। अल्टीमेटम इन द सेंस आज मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, आज के बाद तो मुझे कभी फ़ोन ना करना, वो बाउंड्रीज नहीं होता क्रिएट करना। बाउंड्रीज हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो हमेशा कहते हैं कि अगर तुमने किसी मंजिल तक जाना है तो छोटे स्टेप ले लो, धीरे धीरे तुम पहुंच जाओगे। अगर वो मंजिल आज 20 कदम दूर है, एक कदम ले लिया तो 19 कदम का फासला रह गया। अगर वो एक कदम भी नहीं लिया तो 20 के 20 पड़े ही है ना। जी। तो छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि फ़ोन, अगर कोई फ़ोन ज़्यादा करता है, 1-2 बार फ़ोन ना उठाओ, ठीक है। या जैसे कि कोई रात को फ़ोन करता है या तंग करता है, जैसे मेरा जो प्रोफेशन है, मैं टीच भी करती हूँ साइकोलॉजी, तो मैं बच्चों को बोलती हूँ मुझे ना रात के 9 बजे के बाद ईमेल्स मत किया करो। पर बच्चे हैं, सुनते नहीं, गलती तो करेंगे। ईमेल्स करते हैं, मैं फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा देती हूँ। बिल्कुल। अब उनको पता है कि अब 9 बजे के बाद रिप्लाई नहीं आए, मैंने कुछ नहीं बोला, बट मैंने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली। तो हम वो बाउंड्रीज क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, आप थेरेपी ले सकते हैं। एक जो जानकार है, जो इस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, आप उसके पास जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर और आपका मन जुड़ा हुआ है। अगर मन सही नहीं है तो शरीर भी सही नहीं होगा, फिर बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। एक सवाल पूछना चाहूँगी। आपने बात कही है कि अपनी दिल की बातें शेयर करो। शेयर किससे करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। तमाशा बना देते हैं लोग। बिल्कुल। आपके साथ में बैठी हूँ, मैंने अपने दिल की बात कोई बता दी आपको, आपके सामने रो भी लिया, मुझे कैसे यकीन होगा कि आप इस बात को उछालेंगे नहीं, हंसेंगे नहीं मेरी पीठ के पीछे? या मैं अगर 2-4 जानों से अपनी बात कहूँगी तो हो सकता है कि वो एक मजाक का पात्र बनकर मैं रह जाऊँ। तो लोगों को ये भी बताएं कि अपने दिल की बात जब हमने किसी से शेयर करनी है तो किससे करें, वो इंसान कैसे चुने? मैम देखो, फिर वही बात आ जाती है कि इसका कोई एक जवाब नहीं है, क्योंकि हर इंसान की सिचुएशंस अलग होती हैं और एक्सपीरियंस से ही पता चलता है आपको धीरे धीरे। अब हम नए नए मिले हैं, मैंने आपसे बिल्कुल अपने दिल की सारी बातें कर ली। मुझे नहीं पता कि मुझे उस टाइम के लिए वो शॉर्ट टर्म अच्छा लगेगा कि मैंने अपने दिल की सारी बातें कर ली, बट मुझे नहीं पता आप क्या करने वाले हो आगे जाके। अगर आपने आगे जाके मेरा मजाक बना दिया है ना, उछाल दिया समाज में जाके, तो जाहिर सी बात है कि मुझे इतनी समझ है ना, सबको दिया है भगवान ने, कि अब मैं आपसे वो दोबारा बात नहीं करूंगी। जी। है ना। तो वो हमें एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है। मैं ये नहीं कहती कि सबके साथ जाके बात करो, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कोई एक इंसान ऐसा ढूंढ लो जिससे आप बात करो। और वो एक इंसान आपकी जिंदगी में कौन होगा, वो हर एक इंसान की जिंदगी में कोई अलग इंसान होगा। अब लेट्स से मैं अपनी बहन के साथ बहुत करीबी हूँ, तो ये तो नहीं ना कि सभी अपनी बहन के साथ उतने करीब होंगे, है ना। उनके लिए कोई दोस्त भी हो सकता है, और वो टाइम के साथ आपको पता चलता है कि कोई इंसान कैसा है। जी मैम, जब हमने नए रिश्ते में जाना है, पहली बार हमने ठोकर खा ली, दुख मिल गया, धोखा मिल गया, दर्द मिल गया, अब नए रिश्ते में जाना है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमें दोबारा दुख ना मिले? मैं हमेशा, ये मेरी सोच है, मैं लोगों को भी यही कहती हूँ कि जब आप एक रिश्ते से निकलते भी है ना, तो कभी भी दिमाग में ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि आज मैं इसको छोड़ दूंगी, कल मुझे इससे बहुत बेहतर मिल जाएगा।
इस रिश्ते में मुझे बहुत दुख मिला है, अब आगे मुझे दुख मिलेंगे ही नहीं। जी, हम फ्यूचर तो नहीं देख सकते, बिल्कुल। आगे बहुत अच्छा रिश्ता मिल सकता है और आगे जो है उससे भी बुरा मिलेगा। जी, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कभी दुख ना मिले जिंदगी में, बिकॉज दुख सुख तो जिंदगी के जैसे दिन रात है, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आता है, तो वैसे भी दुख है तो सुख मिलेगा, सुख है तो दुख भी मिलेगा, वो तो चलता रहता है। पर हाँ, एक बिल्कुल आपने बात सही की है कि हमारी जो पिछला जो रिश्ता है उसकी गलतियों से हमें सीखना चाहिए और हमें कभी भी उस रिश्ते को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि हाय मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा ये खराब हो गया। वो हमेशा पर्सपेक्टिव की बात होती है मैम। अगर आपका कोई रिश्ता टूटता है, डिवोर्स भी होता है, तो आप ये देखो कि मैंने उससे क्या सीखा। जी, क्योंकि सबसे अच्छा जो टीचर होता है लाइफ में वो होता है जो आपके साथ बुरा करके जाता है। क्योंकि वो इंसान आपको बहुत कुछ सिखा जाता है और आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना तोड़ के बना लेते हो। तो अगर अपने आप को आपने तोड़ के बनाया है और आपको पता है आपको आपके साथ वो स्ट्रेंथ भी होगी, ठीक है, और उस स्ट्रेंथ के साथ जब आप नए रिश्ते में जाओगे तो आप पहले से बेहतर होगे। पहली बात। दूसरी बात, अपने ट्रॉमास कभी भी दूसरे रिश्ते में लेके नहीं जाने चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है मैम। मैं हमेशा लोगों को ये सलाह देती हूँ कि जब तक आप पहले रिश्ते से मूव ऑन नहीं हुए, आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि मेरा रिश्ता टूटा है, 2 दिन हुए, हाय मुझे कोई और चाहिए, अब मैं नहीं रह सकता, मुझे कंधा चाहिए, और कंधे के चक्कर में आपने किसी को किसी के साथ रिश्ते में चले गए, फिर वो सारे ट्रॉमास आप उस पर प्रोजेक्ट करते हो। तो टाइम लो, 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 3 साल, अपने आप को टाइम दो, वो सारे इमोशंस को प्रोसेस करो, और जब आपको लगे कि अब पहली बैगेज मेरी खत्म हो गई है, अब मैंने कुछ, मेरा पुराना कुछ भी नहीं है, तब आप नए रिश्ते में जाओ। जी, और तब आप नए रिश्ते में जाओगे तो आप एक नई एनर्जी के साथ, एक नए एंथुजियाज्म के साथ जाओगे और फिर वो रिश्ते में आप गलतियां कम करोगे। तो जाते जाते ये टिप्स दे दीजिए कि रिश्तों को खूबसूरत कैसे बनाएं। सबसे पहले तो मैम मैं यही कहूँगी कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जी, ठीक है, भगवान ने हमें एक लैंग्वेज दी है, भगवान ने हमें एक सबसे ज़्यादा इंसान को दिमाग जो है सबसे ज़्यादा डेवलप दिमाग वो इंसान का है। तो मैं हमेशा ऐसे यही कहती हूँ कि रिश्तों में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इमोशंस भी हैं, प्रोसेस भी करने हैं, इमोशंस वो बात करके ही होंगे। तो वो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन। ठीक है, दूसरा मैं ये बोलूँगी कि पर्सपेक्टिव आप अपना बड़ा पॉजिटिव रखिए। बहुत मुश्किल होता है, वैसे ही हम कह देते हैं, बट करना मुश्किल होता है, बट कोशिश करोगे तो सीख कर भी लोगे, है ना। तो एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ आपको अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इसको हम रिश्ते को कैसे सुधारें, एक दूसरे की लाइफ में हम वैल्यू ऐड करें, ना कि हम एक दूसरे की टांग पकड़ के नीचे खींचे। हम एक दूसरे को अपलिफ्ट करें। अगर हम इस सोच के साथ रिश्ते में रहते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, तो रिश्ता धीरे धीरे बेटर होता ही जाता है। जी, वाकई आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दे दिया जो मेरे ख्याल से हमारे मन में भी थे और दर्शकों के मन में भी थे। और अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि कोशिश करेंगे हम कि उन सभी सवालों के जवाब ले सकें। और मैम, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, इट वॉज माई प्लेजर। आपको ये इंटरव्यू कैसे लगी आप ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छी लगी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।